हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे और आज हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3। फटाफट से हम एक बार करते हैं बेटा। फर्स्ट और लेक्चर सेकंड लेक्चर को हम रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर 1 में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया के अंदर किस तरीके से हार्डशिप आई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद महात्मा गांधी नामक एक लीडर जो है हमारे सामने आए, जिन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण बिहार या हम कह लें पहले चंपारण बिहार, फिर खेड़ा गुजरात और फिर अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह को लॉन्च किया। हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें गिफ्ट में मिला रोलेक्ट एक्ट, और रोलेक्ट एक्ट को महात्मा गांधी ने ब्लैक लॉ कहा और इसके खिलाफ हड़ताल चालू करी बेटा 6 अप्रैल को। हड़ताल ने हिंसा का रूप ले लिया बेटा, ठीक है, और मार्शल लॉ लगा दिया गया अमृतसर में। और मार्शल लॉ लगने का पता नहीं था लोगों को, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ अमृतसर के अंदर, जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। और उसके बाद हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महात्मा गांधी ने उस हड़ताल को बंद करने का फैसला किया। महात्मा गांधी ने फिर सोचा कि एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना है तो हिंदू मुस्लिम्स को साथ लाना पड़ेगा, और उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत कमेटी का मुद्दा भी चल रहा था। ट्रीटी ऑफ सेवरे के तहत ब्रिटिशर्स ने ओटोमन एम्पायर के खलीफा के पोस्ट को खत्म करने की बात कही बेटा। इस वजह से ट्रीटी ऑफ सेवरे के तहत खलीफा के पद को बात खत्म करने की बात की गई बेटा। इसलिए इससे सारे विश्व के मुस्लिम्स नाराज हो गए बेटा, और इंडिया के मुस्लिम्स भी नाराज थे, जिसमें से खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया गया भारत के मुस्लिम्स के जरिए बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में। इसके कुछ प्रमुख लीडर्स थे जिनका नाम था बेटा मोहम्मद अली और शौकत अली। अली ब्रदर्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। महात्मा गांधी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि ये बहुत सही मौका है जहां हिंदू और मुस्लिम्स को साथ किया जा सकता है, और मुस्लिम्स को भी एक शानदार लीडर की जरूरत थी, और महात्मा गांधी की कन्विंसिंग पावर और महात्मा गांधी के फैन फॉलोइंग से सभी लोग वाकिफ थे। इसलिए खिलाफत कमेटी के मुस्लिम्स या ये दोनों अली ब्रदर्स तैयार हो गए महात्मा गांधी के साथ सपोर्ट में आने के लिए, एनसीएम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो कि मोस्ट ऑफ द हिंदूज थे, वो इस बात के फेवर में नहीं थे। लेकिन महात्मा गांधी जैसे कि बहुत ही होशियार आदमी थे, और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से सितंबर 1920 को कलकत्ता में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस पार्टी को कन्विंस कर लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को चालू करने के लिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों? महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज 1909 में जो लिखी गई थी, उसमें कहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल इसलिए स्टेब्लिश कर पाए क्योंकि हमने कॉपरेट किया था। कॉपरेट नहीं करते तो कभी भी रूल्स स्टेब्लिश नहीं हो पाता, इसलिए अब हम करेंगे नॉन कॉपरेट। और इस नॉन कॉपरेट के तहत हम हर फॉरेन गुड्स सर्विसेज को बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट करने की बात हुई तो काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करने की बात हुई, जिससे कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स कुछ लोग नाराज हो गए और कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस से टसल स्टार्ट हो गया। टसल स्टार्ट हुआ तो वापस से महात्मा गांधी ने नागपुर में सेशन हुआ दिसंबर 1920 के अंदर, और इसके तहत महात्मा गांधी ने कन्विंस कर लिया। फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया और जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ चालू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि शहरों में से क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, लोगों ने फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ, फॉरेन सर्विसेज को बॉयकॉट किया। लेकिन फॉरेन क्लोथ सस्ता था और खादी महंगी थी, जो कि इंडियन गुड्स थी। इंडियन इंस्टीट्यूशंस उस टाइम पे इतने अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मूवमेंट जो था टाउन्स के अंदर वापस से डाउनफॉल होने लग गया। आज हमें पढ़ना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कंट्री साइड में कैसे चल रहा था। हम क्या बात करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बच्चों, उसका कंट्री साइड में क्या असर हो। कंट्री साइड अगर हम बात करें तो विलेज या ट्राइबल वाला एरिया हम समझेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कंट्री साइड में क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हम समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। कंट्री साइड, अब कंट्री साइड को भी अगर हम समझेंगे बेटा तो हम इसको दो तरीके से समझेंगे। कंट्री साइड में एक तो होता है बेटा आपका विलेज एरिया, ठीक है, जहां पे आपको देखने को कौन मिलेंगे बेटा? पीजेंट्स देखने को मिलेंगे, किसान देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ट्राइबल एरियाज की, ठीक है। और ट्राइबल एरिया में हमें कौन देखने को मिलेंगे बेटा? ट्राइबल एरिया में हमें देखने को मिलेंगे ट्राइबल्स। कौन देखने को मिलेंगे बेटा? ट्राइबल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में किस तरीके से रन हुआ, यहाँ पे क्या इंपैक्ट आया और किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे रन किया गया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेबेलियन इन द कंट्री साइड के अंदर तो सबसे पहले हम विलेज यानी कि पीजेंट्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल्स की। तो अभी हम समझेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विलेज एरिया में किस तरीके से ऑपरेट होता है और यहां पे क्या क्या समस्या आती है। क्लियर है क्या बेटा? हाँ या ना? ठीक है। विलेज एरियाज, अब यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है किस तरीके से चलाया गया। अब याद रखना है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्वराज का मतलब हर एक इंडिविजुअल ने अपने हिसाब से अलग निकाला था। शहरों में स्वराज का मतलब अलग था, गांव में किसानों के लिए स्वराज का मतलब अलग था, और ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल्स के लिए स्वराज का मतलब यानी कि सेल्फ रूल का मतलब अलग था। अब विलेज एरिया में जो पीजेंट्स है उनका क्या मतलब था?
तो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया अवध का, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है अवध का। अवध कहां पे है बेटा? अवध है प्रेजेंट में यूपी में। अवध के किसानों का एक एग्जांपल दे रखा है। देखिए अवध के किसानों की जो मेन दिक्कत थी वो थी ताल्लुकदार और जमींदारों से। किससे दिक्कत थी बेटा? इनको समस्या थी ताल्लुकदारों से और जमींदारों से। ताल्लुकदार और जमींदार जो थे बेटा, इनसे क्या वसूला किया करते थे बेटा? हाई रेंट ऑफ या हाई रेट ऑफ रेवेन्यू जो है इन किसानों से वसूला जाता था। ताल्लुकदारों और जमींदारों के जरिए क्या हुआ करता था बेटा? इनसे जो है बहुत ही हाई टैक्स जो है बेटा वो क्या हुआ जाता था बेटा? वसूला जाता था। साथ के साथ किसानों के साथ बैगर कल्चर को भी प्रमोट किया जाता था। किसको प्रमोट किया जाता था बेटा? बैगर कल्चर को। अभी बैगर कल्चर क्या होता है बेटा? बैगर कल्चर समझिए बेटा, किसानों से काम करवा लिया और बदले में उनको पैसा भी नहीं दिया। मतलब ताल्लुकदार और जमींदारों ने अपनी जमीन पे किसानों से काम भी करवा लिया और उनको बदले में पैसा भी नहीं दिया, फ्री में उनसे काम करवाया, तो उसको बैगर कल्चर कहा जाता है। ये दो मेन समस्याएं थी, एक तो थी बैगर कल्चर और दूसरी हम क्या बात कर सकते हैं बेटा? रेवेन्यू। हाई रेट ऑफ रेवेन्यू से क्या किया जाता था बेटा? वसूला जाता था। और ये जो पीजेंट्स मूवमेंट है जो विलेज एरिया के अंदर चल रहा है या अवध यूपी में चल रहा है, इसे लीड करते हैं बेटा गांव के लीडर बाबा रामचंद्र। कौन लीड कर रहे थे बेटा? इसे बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे। यानी कि अवध के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था या जो पीजेंट मूवमेंट हो रहा था उसे लीड कर रहे थे बेटा बाबा रामचंद्र, जो कि पेशे से एक सन्यासी थे और फिजी में एक ये इतिहास में इंडेंचर्ड लेबर भी रह चुके हैं। स्लेव ट्रेड के बारे में अगर किसी ने क्लास 9th में पढ़ा हो तो बेटा आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कि स्लेव ट्रेड किस तरीके से क्या होता है बेटा? रन होता है। चलिए बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है आपको? तो हम क्या बात कर रहे थे कि विलेज एरिया जो है अवध यूपी के अंदर, वहां पे बाबा रामचंद्र से क्या कर रहे थे बेटा? लीड कर रहे थे ताल्लुकदारों और जमींदारों को, और रेवेन्यू और बैगर कल्चर यहां पे क्या किया जा रहा था बेटा? प्रमोट किया जा रहा था। अब इनकी मेन समस्या क्या थी बेटा? इनकी मेन समस्या ये थी कि जो ताल्लुकदार और जमींदार इनसे पैसा वसूल रहे हैं, जो रेवेन्यू वसूल रहे हैं, इसको क्या किया जाए बेटा? रिड्यूस किया जाए। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। साथ के साथ इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बैगर कल्चर किया जा रहा है इसे क्या किया जाना चाहिए? इसे एबोलिश किया जाना चाहिए। इसे क्या किया जाना चाहिए बेटा? एबोलिश किया जाना चाहिए। ये दो मेन इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो ताल्लुकदार और जमींदार जो रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हायर रेवेन्यू इनसे वसूल कर रहे हैं, और साथ के साथ क्या हो रहा है बेटा? साथ के साथ जो बैगर कल्चर इसको भी क्या किया जाए बेटा? खत्म किया जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जैसी कोई चीज चल रही है, तो नाई जो थे गांव के, नाई होते हैं ना, समझते हैं बाल काटते हैं बेटा, जिनको हम हेयर ड्रेसर बोलते हैं आजकल की आपकी जेन ज़ी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सैलून। ठीक है, ये बोलते हैं उसको। तो नाई जो थे उन्होंने क्या किया बेटा? इन ताल्लुकदारों जमींदारों के बाल काटने के लिए मना कर दिया। जो धोबी थे बेटा, है ना, जो कपड़े वगैरह धोते थे, उन्होंने ताल्लुकदारों और जमींदारों के कपड़े धोने के लिए भी क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से सिचुएशन चल रही थी वहां पे। ठीक है, बार्बर्स ने बोल दिया कि हम आपके बाल नहीं काटेंगे, और साथ के साथ जो धोबी थे बेटा उन्होंने बोल दिया वॉशरमैन ने कि हम आप पे क्या नहीं करेंगे बेटा? कपड़े नहीं धोएंगे। और इसी दौरान अगर हम समझेंगे तो जून 1920 में, कब की बात कर रहा हूं बेटा मैं? जून 1920 में इस अवध गांव के अंदर किनकी एंट्री होती है बेटा? JLN की। JLN सर समझ में नहीं आया तो पूरा लिखता हूं बेटा। JLN का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू। किनकी एंट्री हुई बेटा? जवाहरलाल नेहरू की एंट्री हुई बेटा। अवध के किसानों से वो मुलाकात करते हैं, अवध के किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना बेटा, और फिर उन्होंने अवध में क्या किया बेटा? ओध किसान सभा का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया बेटा? ओध किसान सभा का फॉर्मेशन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और जिसके लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में या प्रेसिडेंसी में इसे क्या किया गया बेटा? सेटअप किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? इसकी ब्रांचेस आसपास में पूरे अवध में खुलने लग गई बेटा। धीरे धीरे ओध किसान सभा की जो ब्रांचेस है वो क्या हो गई बेटा? पूरे हमारे लगभग हम कह सकते हैं कि पूरे विलेज में खुलने लग गई बेटा। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या है बेटा? कांग्रेस पार्टी लगातार एफर्ट कर रही थी बेटा कि अवध के किसानों को इंटीग्रेट करके क्या किया जाए बेटा? एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाए। ठीक है बेटा, लेकिन जैसे ही मूवमेंट बढ़ता गया बेटा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बढ़ता गया, ताल्लुकदारों और जमींदारों का अत्याचार बढ़ता गया बेटा, तो गांव वाले क्या हो गए बेटा? गांव वाले थोड़े से एग्रेसिव हो गए। ताल्लुकदारों और जमींदारों के घर पे आक्रमण हो गया। उनके घर पे जो ग्रेन्स रखे हुए थे, जो धान रखा हुआ था, उसको चुरा के लेके जाने लग गए बेटा, और अपने घरों की तरफ बाजारों को लूट लिया गया, धानों को चुरा लिया गया बेटा। काफी सारे गांव के अंदर काफी सारी जगहों पे लोकल लीडर्स ने गांधी जी के नाम से लोगों को मोटिवेट किया कि गांधी जी ने ऐसा कहा है कि टैक्स देना बंद कर दो और लैंड को अपने आसपास में क्या कर दो बेटा? रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लो। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था बेटा? इनके लिए स्वराज का मतलब यह था कि रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, बैगर कल्चर को एबॉलिश किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओध किसान सभा का फॉर्मेशन किया। लोकल लीडर्स ने महात्मा गांधी के नाम से लोगों को मोटिवेट किया ताकि लोग क्या करें बेटा? टैक्स देना बंद कर दें, और साथ के साथ क्या कर दें बेटा? लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर दें। तो इस तरीके से बेटा महात्मा गांधी का नाम का इस्तेमाल करके बेटा गांव के अंदर क्या हुआ बेटा? गांव के अंदर जो है ये पीजेंट मूवमेंट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता गया। क्लियर है क्या बेटा? यहां तक चीजें क्लियर हुई बेटा आपको कि अवध के किसानों के अंदर अवध किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा था? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बताओ बेटा हाँ या ना?
ठीक है, अब हम देखेंगे ट्राइबल एरियाज में कैसे हो रहा। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे ट्राइबल एरियाज की। किसकी बात करेंगे बेटा, ट्राइबल एरियाज की। ट्राइबल एरियाज में किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आगे की तरफ लॉन्च किया जा रहा था, ये अब हम समझने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, क्या बात करी हमने कि स्वराज का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग लिया। तो ट्राइबल्स में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे गुडेम हिल्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, हम गुडेम हिल्स की बात करेंगे। अभी गुडेम हिल्स कहां है सर, गुडेम के पहाड़ कहां पे है, तो ये है बेटा आपके एपी। एपी बोले तो अरुणाचल प्रदेश नहीं बेटा, ये एपी बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है बेटा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के ट्राइबल जो कि गुडेम हिल्स में पाए जाते हैं या गुडेम हिल्स में रहने वाले हैं बेटा, इनकी हम क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बात हुई बेटा, गुडेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश है, यहां पे रहते थे ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स को बेटा, ट्राइबल्स जो है बेसिकली इनका बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड कहां से आता है बेटा, जंगलों से आता है। और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनके जंगल के अंदर जाने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। वहां से ये फ्यूल वुड नहीं ले सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, साथ के साथ अपने जानवरों को भी चारा नहीं चरवा सकते। अब ये उनके अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन है, उनके अधिकारों का हनन है। क्योंकि कहने का मतलब क्या है भाई, ट्राइबल्स पहले आए थे, ब्रिटिशर्स पहले आए थे भाई, ट्राइबल्स पहले आए थे। और ट्राइबल्स की तो बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड ही कहां से आता है, जंगलों से आता है। और जिन जगहों पर उनके पूर्वजों का निवास था, जैसे कांतारा फिल्म अगर आपने देखी होगी, जिन जगह पर उनके पूर्वजों का निवास था, वहां पे कुछ कॉलोनियल गवर्नमेंट आके क्या कह रही है कि आज से आप इन जंगलों में नहीं जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। साथ के साथ आपको वहां से फ्यूल वुड नहीं लेने दिया जा रहा है, आप अपने जानवरों का वहां पे नहीं चला सकते हैं, है ना, ग्रेज नहीं करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है क्या हुआ, उनका अधिकारों का शोषण हो रहा है। और साथ के साथ उनको क्या कर रहे हैं, उनसे फोर्सिबली रोड कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा है। यानी कि ट्राइबल से क्या करवाया जा रहा है बेटा, फोर्सिबली जो है बेटा क्या करवाया जा रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा है। उनके ट्रेडिशनल राइट्स में उनसे क्या कर लिए गए हैं बेटा, उनसे छीन लिए गए हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, इस तरीके का शोषण हो रहा था बेटा किनका, गुडेम हिल्स के आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स के साथ। अब इनको जो लीड करने आए, इनको जो लीड करना है वो भी एक बहुत ही शानदार किरदार है बेटा, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है जिनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। क्या नाम है बेटा, अलूरी सीताराम राजू। ये भी एक बहुत ही शानदार किरदार है। अलूरी सीताराम राजू क्लेम करते थे बेटा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, यानी कि भविष्य देख सकते हैं। साथ के साथ ये लोगों को हील कर सकते हैं, यानी कि लोगों की बीमारियां सही कर सकते हैं। और साथ के साथ ये बुलेट शॉट को भी सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरीके की क्लेम करते थे बेटा अलूरी सीताराम राजू। और इसी की वजह से गुडेम हिल्स के ट्राइबल्स ने अलूरी सीताराम राजू को क्या कहा कि ये तो क्या है बेटा, भगवान के अवतार है, इनकार्नेशन ऑफ गॉड है। क्या है बेटा, ये भगवान के अवतार है। अब इस तरह के क्लेम करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति इनको भगवान का अवतार ही समझेगा, जो कि भविष्य को देख सकता है, लोगों की बीमारियों को सही कर सकता है और साथ के साथ बुलेट शॉट को भी सर्वाइव कर सकता है। हाँ जी बेटा, अलूरी सीताराम राजू को भगवान का अवतार कहा गया, ना कि सनी देओल कहा गया बेटा, मां तुझे सलाम का। सनी देओल ने भी बहुत सारी गोलियां सहन कर ली थी ना बेटा, 15-20 गोलियां खा के भी जिंदा बच गए थे वो। ठीक है, मां तुझे सलाम पिक्चर देखी बेटा आपने, ठीक है। ठीक है, लगातार अलूरी सीताराम राजू जो थे बेटा, वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे, या हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के बहुत बड़े डिसिपल थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में ट्राइबल्स को बताया। लेकिन अलूरी सीताराम राजू साथ के साथ ये भी कहते थे कि अगर हमें स्वराज पाना है या अगर हमें वास्तव में फुल इंडिपेंडेंस हासिल करनी है तो वो नॉन वायलेंस के मदद से नहीं आएगी। कभी कभी हमें पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। महात्मा गांधी के फेवर में तो थे, लेकिन उनकी नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी के ये फेवर में नहीं थे। इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि लोगों को खादी पहनना चाहिए, साथ के साथ लोगों को यह भी मोटिवेट किया कि ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए। ड्रिंकिंग जो है समाज की दुश्मन है, ठीक है, समाज की दुश्मन है, ये पैसे को भी खाती है और शरीर को भी खाती है। इस तरह की कुछ बातें की गई बेटा, लेकिन ये नॉन वायलेंस के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो गुडेम हिल्स के जो क्या थे बेटा, ट्राइबल्स थे, उन्होंने क्या किया बेटा, अटैक कर दिया पुलिस स्टेशंस के ऊपर, क्योंकि उनसे उनके अधिकारों को छीना जा रहा था। अटैक किया पुलिस स्टेशंस के ऊपर, काफी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया बेटा, स्वराज को हासिल करने के लिए। और बदले में क्या हुआ बेटा, बदले में क्या हुआ, राजू जो है, राजू कौन बेटा, अलूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर लिया गया बेटा 1924 में। और फिर उन्हें बाद में क्या कर दिया गया बेटा, एग्जीक्यूट कर दिया गया। बाद में उन्हें क्या कर दिया गया बेटा, बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। राजू को 1924 में अरेस्ट कर लिया, और सॉरी कैप्चर कर लिया, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। और राजू जो है आज भी गुडेम हिल्स के ट्राइबल्स के लिए एक लोक हीरो बन के रह गए हैं, या लोक नायक बन के रह गए हैं बेटा, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, गुडेम हिल्स के ट्राइबल्स को मोटिवेट करने। क्लियर है बेटा? तो कैप्चर कर लिया गया, 1924 में क्या कर दिया गया बेटा, एग्जीक्यूट कर दिया गया, और वो लोगों की कहानियों में रह गए और लोक नायक बन के रह गए। क्लियर बेटा? पढ़ लो बेटा इसको, पढ़िए बेटा इसको। अब प्लांटेशन एरिया में देखेंगे कि प्लांटेशन एरिया में किस तरीके का काम चल रहा था, प्लांटेशन एरिया में किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा स्वराज इन द प्लांटेशंस। क्या है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज इन द
प्लांटेशंस। प्लांटेशंस वो एरिया बेटा जहां पे टी और कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। टी और कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? प्लांटेशन एरिया कहा जाता है। ठीक है। अब प्लांटेशन वर्कर्स की समस्या क्या थी बेटा? प्लांटेशन वर्कर्स जो थे बेटा आसाम के, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था बेटा? कि उनकी जो कन्फाइंड स्पेस है, यानी कि जो उनकी जहां पे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं वहां पे उन्हें आराम से घूमने दिया जाए, साथ के साथ वो अपना लिंक भी बना के रख सके, किसके साथ बेटा? विलेज के साथ। प्लांटेशन वर्कर्स की क्या मेन समस्या थी बेटा? मेन समस्या उनके लिए फ्रीडम का मतलब यह था कि वो आराम से जो उनकी स्पेस है जहां पे वो प्लांटेशन वर्कर्स करते हैं वहां पे फ्रीली घूम पाए, और साथ के साथ वो अपने विलेज के साथ भी क्या कर पाए बेटा? एक लिंक बना के रख पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत, किसके तहत बेटा? इनलैंड एमिग्रेशन, देखिए माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और एमिग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप नहीं जा सकते। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत, क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन छोड़ने की अनुमति नहीं थी बिना परमिशन के। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट में क्या प्रोविजन था? कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो टी गार्डन को छोड़ के नहीं जा सकते बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के। उनको परमिशन भी जो है बेटा वो रेयरली दी जाती थी, बहुत ही कभी कभार उनको क्या दी जाती थी बेटा? परमिशन जो है बेटा बहुत ही कभी कभार उनको दी जाती थी। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना बेटा, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने बेटा उस कन्फाइंड स्पेस को छोड़ा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बात किसकी हो रही थी? बात हो रही थी बेटा असहयोग की। ये क्या करेंगे बेटा? असहयोग करेंगे। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना बेटा, तो प्लांटेशन वर्कर्स ने स्पेस को छोड़ा बेटा, अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। उनको लगा कि गांधी राज आने वाला है और हर एक इंडिविजुअल को गांव के अंदर अपनी जमीन वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिन भी जमीनों के ऊपर ब्रिटिशर्स के जरिए कब्जा कर लिया गया। उनको यही उम्मीद थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, गांधी राज आने वाला है और हमारी जमीनें जो है वापस से किसको मिल जाएगी बेटा? हमें वापस से मिल जाएगी। ये चीज उनके दिमाग में थी, तो इस वजह से क्या करते हैं बेटा वो, ठीक है, लेकिन वो गांव घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए बेटा, क्योंकि जैसे ही वो डेस्टिनेशन पहुंचते, रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोक लिया, उनको बहुत बुरा मारा गया और वापस से प्लांटेशन वर्कर्स या प्लांटेशन स्पेस पे उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से प्लांटेशन वर्कर्स पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो रहा था बेटा? लॉन्च हो रहा था। अब इसी के बाद क्या हो रहा था बेटा? इसके बाद अगर हम समझे तो जो इसका मूवमेंट का जो विजन था वो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं था। और देखिए बेटा इस टाइम पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं थे कि पूरा मिशन जो है आप एग्जैक्टली बता पाओ, ठीक है। क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं था बेटा कि मिशन किस तरीके से रन करना है। तो हर एक इंडिविजुअल ने स्वराज का मतलब क्या है अपने अपने हिसाब से निकाला। हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग था और हर किसी के लिए स्वतंत्र भारत का मतलब अलग था, ठीक है बेटा। अब सिचुएशंस बदलती गई, ठीक है, धीरे धीरे आंदोलन चलते रहे, लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं यहीं पर ही बता देता हूं बेटा आपको। एक इंसिडेंट हुआ 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को एक बहुत ही हिंसक घटना हुई बेटा। कहां पे? चौरी चौरा विलेज में। कहां पे बेटा? चौरी, CHAU, छोरी चौरा नहीं, चौरी चौरा विलेज में। चौरी चौरा विलेज ये कहां पे सर? चौरी चौरा विलेज भैया आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे बेटा? ये है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा बेटा। और ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में है सर? तो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बेटा ये है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नॉर्थ टाउन में, उत्तर प्रदेश में। यहां पे क्या हुआ बेटा? कुछ लोग पीसफुल क्या कर रहे थे बेटा? प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब कुछ हिंसा ऐसी बड़ी चौरी चौरा इंसिडेंट में कि गांव वाले लोगों ने मिलकर बेटा 22 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिस वाले क्या हो गए थे बेटा? मारे गए थे। और 22 पुलिस वाले बेटा जिंदा जला दिया गया, 22 पुलिस वाले मारे गए। इस 4 फरवरी 1922 को जो घटना हुई बेटा, ठीक है, एक वायलेंट क्लैश हो गया बेटा पुलिस के साथ। और जब ये खबर महात्मा गांधी के जरिए सुनी गई कि 4 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वाले जो है गांव वालों के जरिए मार दिए गए बेटा, तो इस बढ़ती हुई हिंसा को देखकर महात्मा गांधी ने वापिस से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का फैसला कर लिया। जैसे हड़ताल को बंद करा था हिंसा बढ़ते वक्त, वैसे ही 4 फरवरी को 1922 को जो घटना हुई बेटा यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में, उस इंसिडेंट को देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया बेटा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस से बंद करने का फैसला ले लिया। और साथ के साथ वो ये भी चाहते थे कि मूवमेंट जो है कहीं कहीं जगहों पे क्या हो गया, हिंसा बढ़ गई है, तो जो जितने भी सत्याग्रही हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेंड करना चाहिए इतने बड़े मास स्ट्रगल्स के लिए। तो इन 2 कारणों की वजह से महात्मा गांधी ने, या मेन कारण यही था बेटा चौरी चौरा इंसिडेंट, इस मेन कारण की वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था बेटा? बंद कर दिया था। बताइए यहां तक आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई बेटा? हाँ या ना? एक बार पढ़िए बेटा इसको, फिर आगे चलते। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब महात्मा गांधी किसको शुरुआत करने की बात कर रहे हैं बेटा? अब महात्मा गांधी बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
क्या है सर ये सिविल डिसोबीडियंस। अब इसकी तरफ हम बढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ हम क्या करेंगे बेटा, बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब पहले हड़ताल हुई, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो अब क्या हो गया था बेटा, कांग्रेस पार्टी के काफी सारे लीडर्स जो थे बेटा वो इन स्ट्रगल्स के फेवर में नहीं थे। क्या वैसे स्ट्रगल्स, बड़े बड़े स्ट्रगल्स और मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, अब आप क्या करो, काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करो। वो चाहते थे काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन वापस से क्या हुआ बेटा, कांग्रेस पार्टी के बीच में टसल स्टार्ट हो गई। कुछ लोग बोल रहे थे काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हम तो फुल इंडिपेंडेंस के लिए काम करेंगे। तो यहां पे क्या बात हुई बेटा, यहां पे बात ये हुई, यहां पे हम ये बात करेंगे कि देखिए CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया बेटा, 1928 में किसका फॉर्मेशन किया बेटा, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया। 1928 में किसका फॉर्मेशन किया बेटा, इन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया बेटा, 1928 में CR दास मोती 1928 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया। और इधर क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये डिमांड कर रहे थे बेटा किसकी, फुल इंडिपेंडेंस की। किसकी डिमांड कर रहे थे बेटा, फुल इंडिपेंडेंस। याद रह जाएगी बेटा बात, समझिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे ये चीज चल रही थी। अब इसी के साथ क्या हुआ, एक टसल शुरू हो गई, और साथ के साथ हमें क्या देखने को मिला बेटा, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला। यानी कि एक तरफ पार्टी के अंदर क्या हो रही थी बेटा, इंटेंस टसल चल रही थी बेटा। कुछ लोग काउंसिल इलेक्शंस को वापस से लाने के फेवर में थे, और कुछ लोग बात कर रहे थे बेटा फुल इंडिपेंडेंस की। इकोनॉमिक डिप्रेशन आया बेटा, इकोनॉमिक डिप्रेशन आने से बेटा एग्रीकल्चर प्राइसेस क्या हो गई बेटा, फॉल हो गई। क्या हो गई बेटा, एग्रीकल्चर प्राइसेस क्या हो गई बेटा, फॉल हो गई, गिर गई बेटा। और एक्सपोर्ट भी पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा, एक्सपोर्ट एक तरीके से पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। और इससे क्या हुआ बेटा, सबसे ज्यादा इससे परेशान कौन होगा बेटा, पीजेंट्स। तो जो कंट्री साइड वाला एरिया था बेटा, जो कंट्री साइड वाला एरिया था बेटा, वहां पे क्या सिचुएशन हो गई बेटा, टर्बोइल की सिचुएशन हो गई, हम कह सकते हैं फूड शॉर्टेजेस वाली सिचुएशन आ गई बेटा गांव वाले एरिया में, इकोनॉमिक डिप्रेशन के होने की वजह से। और इस चीज को सुलझाने के लिए, इस चीज से निपटने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया 1920। ठीक है, साइमन कमीशन इंडिया को भेजा गया। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के जरिए बनाया गया था, इसलिए साइमन कमीशन को भेजा गया इंडिया की इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभालने के लिए। सर जॉन साइमन कमीशन को इंडिया में भेजने की प्लानिंग की गई बेटा 1928 में, लेकिन हम इंडियंस ने इसका स्वागत नहीं किया। हम इंडियंस ने इसका स्वागत किया, गो साइमन बैक, ये साइमन वापस चले जाओ, गो बैक साइमन के नारे हमने दिए, क्योंकि साइमन कमीशन ये इंडिया का भविष्य तय करने के लिए आया था। लेकिन इस साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, इस वजह से हम भारतीयों ने इसका स्वागत किससे किया बेटा, साइमन गो बैक या गो बैक साइमन के नारे से हमने क्या किया बेटा, इनको वापस से यहां से रवाना करने की बात कही, क्योंकि हमने इसके फेवर में बात नहीं करी थी। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, अब हम साइमन कमीशन के खिलाफ थे। अब हम साइमन कमीशन के खिलाफ थे बेटा, तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, यहाँ के वाइसरॉय कौन थे बेटा, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे बेटा यहाँ के वाइसरॉय, यहाँ के वाइसरॉय थे बेटा लॉर्ड इरविन। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे बेटा, कंट्री को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे देंगे, यानी कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। मतलब इंडिया पहले ब्रिटिश कॉलोनी था, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ब्रिटिशर्स बनाएंगे और राज भी कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हम भारतीय बनाएंगे, लेकिन रूलर हमारा कौन होगा बेटा, रूलर हमारे कौन होंगे बेटा, ब्रिटिशर्स होंगे। तो हमसे क्या बात की गई बेटा कि हम डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दे देंगे, और इस मीटिंग और डोमिनियन स्टेटस की बातचीत करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को किस पे बुलाया गया बेटा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया कि एक बार आते हैं, मीटिंग करते हैं, ताकि कंट्री को हम डोमिनियन स्टेटस देने की बातचीत करी जाए, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये हम लोगों को मनाने के लिए किया गया बेटा वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के जरिए अक्टूबर 1929 में। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भविष्य की बातचीत हो रही थी बेटा कि किस तरीके से अपन डोमिनियन स्टेटस देंगे बेटा, तो उससे क्या हुआ बेटा, कांग्रेस पार्टी के लीडर सेटिस्फाई नहीं हो पाए बेटा, और इससे क्या कहते हैं हम, इससे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आया। क्योंकि हम भारतीय तो क्या चाह रहे थे बेटा, हम भारतीय पूरी तरीके से क्या चाह रहे थे बेटा, फुल इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। याद रह जाएगी बेटा बात। और उसी के बाद दिसंबर 1929 में क्या बात करूंगा बेटा, दिसंबर 1929 के अंदर
लाहौर के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ बेटा, जिसे लीड किया हमारे किसने बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने। और इस सेशन के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी पूर्ण स्वराज की। किसकी घोषणा करी बेटा, पूर्ण स्वराज की, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की। और साथ के साथ यह भी घोषणा करी कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को इंडिया जो है अपना क्या मनाएगा बेटा, इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। क्या मनाएगा बेटा, इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। इसीलिए बेटा हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों किया था, क्योंकि दिसंबर 1929 में लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी थी कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इस डेट को महत्व देने के लिए, इस डेट को इंपॉर्टेंट रोल देने के लिए हमने संविधान 2 महीने बाद लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन पूर्ण स्वराज की जो बात कही बेटा लाहौर सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू के जरिए, उस पर लोगों का बहुत ही कम ध्यान दिया। और महात्मा गांधी ने यहां पे सोचा कि एक हमें कंक्रीट इश्यू लेके आना पड़ेगा, डेली बेसिस के लाइफ का या एवरीडे लाइफ का कंक्रीट इश्यू लेके आना पड़ेगा, जिससे लोगों को इकट्ठा किया जा सके और एक मास लेवल पे क्या किया जा सके बेटा, मूवमेंट लॉन्च किया जा सके। और वो मुद्दा आपको याद आएगा बेटा, कौन सा मुद्दा है, वो है मुद्दा नमक का। किसका मुद्दा है, नमक जिसे हम बोलते हैं बेटा सॉल्ट मार्च। तो ये नमक का मुद्दा जो आएगा बेटा, वो हम अब आगे समझेंगे और इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे बेटा वो। ठीक है, कोशिश करेंगे बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या कर दें बेटा, कंप्लीट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बेटा। और यहाँ पे महात्मा गांधी, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात करी थी बेटा, पूर्ण स्वराज की तरफ लोगों का बहुत ही कम ध्यान गया। इस वजह से महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि एक ऐसा मुद्दा ढूंढा जाए जो लोगों के डेली बेसिस का हो या एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ हो। इस एवरीडे लाइफ का मुद्दा ढूंढ के क्या करेंगे बेटा, महात्मा गांधी एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और वो मुद्दा कौन सा था बेटा, सॉल्ट का था। सॉल्ट क्या होता है बेटा, नमक एक ऐसी चीज है बेटा जो हर एक इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और वो हम उससे शुरुआत होगी बेटा किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। फिर हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या लिमिटेशंस थी बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो हम देखेंगे कि इसमें दलितों का पार्टिसिपेशन था या नहीं था, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था या नहीं था। और फिर लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, के लोगों के दिलों में किस तरीके से यहाँ के लीडर्स, यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के ऑथर्स के जरिए लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की फीलिंग या नेशन स्टेट की फीलिंग किस तरीके से डेवलप की गई। और उसके बाद फिर नेशनलिज्म इन इंडिया आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करें बेटा, इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले। आपको क्या करना है बेटा, बस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ पढ़ता चलना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा बच्चों आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।